आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके बैठे हैं, अकाउंट फाइनलाइजेशन। जैसे कि 31 मार्च 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो चुका है और अब हम अकाउंट फाइनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं बिफोर 31 जुलाई। तो हमारा अकाउंट फाइनलाइजेशन का प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट फाइनलाइजेशन का प्रोसेस कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं है, मतलब इतने दिन में फाइनलाइजेशन कर लिया, क्योंकि ये फाइनलाइजेशन की प्रोसेस चलती ही रहती है। जैसे कि हम अपने सेल्स की एंट्रीज करते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं, बैंक की एंट्रीज करके रखते हैं। तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ट्रांजेक्शन्स बड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको तो ऑन टाइम उस पर एंट्रीज वगैरह सब करते रहने पड़ते हैं। तो ये फाइनलाइजेशन का ही प्रोसेस है। लेकिन जब सारे बेसिक एंट्रीज होने के बाद हम फाइनलाइजेशन में क्या देखते हैं, हमें क्या चीजें देखते हुए अकाउंट को क्लोज करना होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन है, अकाउंट फाइनलाइजेशन के हमारे पास टोटल 16 स्टेप्स हैं। मैंने 16 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। इसके आगे पीछे हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि आपको फाइनलाइजेशन के वक्त क्या चेक करना है, किस बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जैसे मैंने बताया कोई छोटी सी बात नहीं है, एक दो दिन का काम नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। आपका ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। आपको इन चीजों को इन बिटवीन भी चेक करते रहना चाहिए। सबसे पहले है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए हम देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या दिखाता है। ये हमारे पास किसी एक पार्टी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट। इनमें आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे डेबिट साइड दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ होगी, मुझे चेक करना होगा वो क्या है, बाय मिस्टेक यहाँ पे आया होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट इनकम हमें क्रेडिट साइड पे दिखता है। और फिर यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट। तो इन्हीं सारी चीजों को वन बाय वन हमें चेक करना होता है। सबसे पहले हमारा होता है सेल्स। सेल्स को हमेशा हमें जीएसटी के साथ रिकनसाइल करना चाहिए अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सेल्स चेक करना है कि सारे इनवॉइसेस की एंट्रीज हुई है कि नहीं, कोई मिस तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी पोर्टल के साथ आपके सेल्स को रिकनसाइल करना है। अब आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना होगा और जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में, रिटर्न्स में आपको टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको 23-24 का चेक करना है और उसको सर्च कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपकी डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, मतलब जीएसटीआर 1 में आपने जितनी लायबिलिटी डिक्लेयर की थी और आपने 3B में जितनी पे की है उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आपको कोई डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे DRC 03 के थ्रू आप पे भी कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए आपकी क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है, जीएसटीआर 1 की, फिर लायबिलिटी 3B में जो पे की है, एक्सेस या शॉर्टफॉल, अगर आपने पेमेंट किया है DRC 03 से थ्रू, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको पूरे साल का अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा जीएसटीआर 1 की डिटेल और 3B में आपने जितना क्लेम किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली एंटर किया है कि नहीं। आपके ये सारे टर्नओवर, आपके मंथली टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर एज पर बुक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं, या फिर इसके अकॉर्डिंग आपके बुक्स में शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ डेविएशन है, कुछ डिफरेंस है, वेरिएशन है, तो आप चेक कीजिए कि क्यों वेरिएशन आ रहा है और अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट कीजिए। अगर जरूरत है बुक्स में करेक्शन करने की तो बुक्स में कर लीजिए, या फिर जरूरत है अगर रिटर्न्स में करेक्शन करने की तो नेक्स्ट मंथ का जब आप जीएसटीआर 1 या 3B फाइल करेंगे तब उसमें करेक्शन कर लीजिए। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी भी मिल जाती है। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस होगी तो आप देख सकते हैं। फिर टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट रिवर्स चार्ज, ये सारे टेबल्स है। आपको जो भी एप्लीकेबल है वो सारे टेबल्स यहाँ पे क्लिक करके प्लस पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे टेबल्स मंथली देखने मिल जाते हैं। डिटेल्स आपको मंथली मिल जाती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और रिकनसाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सेल्स का। लॉसेस में सेकंड पॉइंट आता है परचेसेस का। तो हमें परचेसेस भी रिकनसाइल करने होते हैं। हमें चेक करना होता है कि हमने सारे आईटीसी प्रॉपरली ऑन टाइम क्लेम किए हैं कि नहीं किए। जीएसटीआर 2B और 3B को, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे रिकनसाइल किया जाता है उस पर भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक दे दूंगी, आप जरूर उसे देखिए कि कैसे रिकनसिलेशन होता है और उस अकॉर्डिंग टू दैट आप रिकनसाइल भी कर लीजिए। और आप चेक कीजिए कि आपने सारे परचेसेस के आपके जितने भी इनपुट्स है उस पर जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी पे किया है, उसका आईटीसी आपने ऑन टाइम क्लेम किया है। अगर कुछ डेविएशन है, कुछ डिफरेंस है, कुछ वेरिएशन आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग आपको उसे इफेक्ट देने होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या तो अगर रिक्वायरमेंट है तो जीएसटी रिटर्न्स में। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का जब जीएसटी रिटर्न आप फाइल करते हैं तब अमेंडमेंट्स आप फाइल कर सकते हैं, या कुछ अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया था तो अब क्लेम कर सकते हैं, या एक्सेस आईटीसी अगर आपने क्लेम कर लिया था तो नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस और सेल्स का रिकंसिलिएशन। अब
थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें ये देखना है कि हमने प्रॉपर बाइफर्केशन किया है कि नहीं किया है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने गुड्स परचेज किए हैं, अगर आपने फैक्ट्री का लाइट बिल पे किया है, आपकी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स है उसको आप जो सैलरी या वेजेस पे करते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आपको बाइफर्केशन चेक करना है, क्योंकि इस बाइफर्केशन पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, राइट। तो करेक्ट बाइफर्केशन होना चाहिए। आप आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक कर लीजिए। बाय मिस्टेकली कोई आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो नहीं डाल दिया है, वो जरूर से जरूर चेक कीजिए। और फिर आप उस पर यह भी चेक कीजिए कि ऐसे एक्सपेंसेस जिस पे आपने जीएसटी पे किया हुआ है तो उसका आईटीसी आपने क्लेम किया है कि नहीं। रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, तो आप जरूर से जरूर उसको रिकंसाइल भी कीजिए और चेक कर लीजिए। तो सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जरूर से जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक तो हमें वेरीफाई करना चाहिए 31 मार्च को ही, राइट। उसी दिन वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए और उसी दिन उसकी वैल्यूएशन भी हो जानी चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिल सके। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक्यूरेट हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल सके, लेकिन अगर आपकी कोई ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसमें आप जरूर चेक कीजिए कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप 31 मार्च को ही कर ले, क्योंकि जब आप अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तब वो मई या जून में करते हैं, तब जाके आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करना, कितना स्टॉक था, कैसे था, एंड सो ऑन। सो आप जरूर से जरूर अगर क्लोजिंग स्टॉक आप मेंटेन करते हैं तो उसका वैल्यूएशन 31 मार्च को जरूर देख ले। अब तो 31 मार्च जा चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं गया है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए आपने जहां भी उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसके थ्रू कि कितना स्टॉक पड़ा था आपके 31 मार्च को और उसका क्या वैल्यूएशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीपी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपी रेशियो आपको देखना है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मतलब सेल्स का कितना परसेंटेज आपका जीपी बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरे बिजनेस में कितना जीपी रेशियो, स्टैंडर्ड जीपी रेशियो कितना होता है, तो मैं आपको बोलूंगी आप चेक कीजिए कि आप कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो नॉर्मली जीपी रेशियो 50% होता है। मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि 50 के ऊपर नीचे हो सकता है, 50 के आसपास ही होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में होते हैं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका जीपी रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई परसेंटेज नहीं दे सकती। आपको देखना होगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और उसका स्टैंडर्ड जीपी रेशियो क्या होता है। उसके आगे पीछे ही आपका जीपी रेशियो भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक कीजिए कि आपने एंट्रीज में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आपने सेल्स की प्राइस बढ़ाई ही नहीं, जबकि परचेज की प्राइस, मतलब आपने जो इनपुट्स लिए थे उसकी प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन आपने सेल्स की प्राइस तो बढ़ाई नहीं। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपके जीपी रेशियो में बहुत बड़ा वेरिएशन आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स अपने डायरेक्ट टैक्स में शो कर दिए हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं जीपी रेशियो में, राइट। तो आप चेक कर लीजिए। साथ में आपको प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करना है आपका करंट ईयर का जीपी रेशियो, क्योंकि जब आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं तब आपके पास से 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें बैंक क्या करती है, यही सारी चीजें चेक करती है कि आपका जीपी रेशियो, सबसे पहले जीपी रेशियो पे उनका फोकस रहता है। जीपी रेशियो कितना था, इस साल में इतना है, प्रीवियस ईयर में कितना था। नॉर्मली वो चेक करती है कि वो नियर अबाउट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पिछले साल में आपका जीपी रेशियो वाज 80%, लेकिन अभी इस साल में आपका 40 या 50% आ रहा है, तो इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है। तो उसके लिए तो बैंक्स के लिए वो थोड़ा रिस्की हो जाता है आपको लोन देना, राइट। तो आप वेरिएशन पिछले साल से भी आप कंपेयर कीजिए और फिर देखिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या रीजन है इतना बड़ा वेरिएशन आने का। तो ये था अपना जीपी रेशियो। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जीपी रेशियो के लिए भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रॉपर बाइफर्केशन होना जरूरी है, तो वो भी चेक जरूर कीजिए। नेक्स्ट अपना है सस्पेंस। एक्चुअली ये तो सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब आपकी सेल्स, परचेस, सारे एक्सपेंसेस बुक हो जाते हैं और साथ में आप बैंक एंट्रीज भी कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद आपने अगर ऐसी कोई एंट्रीज जो आपको नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट में उसको जाना चाहिए, तो आपने उसको सस्पेंस में डाल के रखा होगा। सस्पेंस कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ हम हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि जब हम एंट्रीज करते हैं तब हमें नहीं पता है कि कौन से लेजर में जाना चाहिए या कौन से अकाउंट में उसको जाना चाहिए, और उसकी वजह से हम उसको टेम्पररी सस्पेंस में डाल के रखते हैं, ये सोच के कि बाद में क्लाइंट से पूछ लेंगे या फिर ढूंढ लेंगे कि ये एंट्री किसको बिलोंग करती है, कौन से अकाउंट में जानी चाहिए, राइट।
तो वो होता है सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो हमें सस्पेंस क्लियर करना चाहिए। अगर जहां तक हमें पता होता है, बैंक में स्टेटमेंट जो एंट्रीज दी है वहां पे नरेशंस देख के हमें पता चल जाता है नॉर्मली। अगर नहीं पता चलता है तो हम उसे क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा पर्टिकुलर रिसीट है या पेमेंट है, और अकॉर्डिंगली उसको इफेक्ट दे देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये सस्पेंस क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अकाउंट फाइनलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर सस्पेंस आपका प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ और आपने जीपी रेशियो वगैरह सारी चीजें चेक कर ली है, लेकिन बाद में जब आप सस्पेंस चेक करेंगे और उसको क्लियर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ एंट्रीज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को भी इफेक्ट कर रही है और उसकी वजह से आपके जीपी रेशियो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये बातें जरूर याद रखिए। सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए जब आप फाइनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इनडायरेक्ट इनकम। आपको इनडायरेक्ट इनकम चेक करनी है। इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होगी। अब इनडायरेक्ट इनकम में क्या होगा आपका, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट इनकम में बैंक इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बैंक इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, उस पर आपको जीएसटी पे करना नहीं होता है। लेकिन बाकी कोई ऐसी इनकम जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको चेक करना है कि आपने उस इनकम पे जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं पे किया है तो नेक्स्ट मंथ का जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे उसमें आप उसका जीएसटी पे कर दीजिए। ठीक है, आपकी सारी चीजें क्लियर रहेगी। आपकी जीएसटी की सेल्स टर्नओवर में ये अदर इनकम का अमाउंट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट इनकम मतलब अदर इनकम्स को आपको चेक करना है और थॉरली चेक करना है। ऐसी कोई इनकम जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है तो उस पर जरूर जीएसटी पे कीजिए, क्योंकि आपने शायद उसका जीएसटी इनवॉइस रेज नहीं किया होगा, और जीएसटी इनवॉइस रेज नहीं किया तो डेफिनेटली आपने उस पर जीएसटी पे नहीं किया होगा। तो जब आप फाइनलाइजेशन करते हैं तब आप ये चीज चेक करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बताया, आपको सिमिलरली यहाँ पे भी करेक्ट बाइफिकेशन देना है और आपको चेक करना है ऐसे कोई एक्सपेंसेस जिस पे जीएसटी आपने पे किया है, उसका आईटीसी आपने क्लेम किया है कि नहीं, रिकंसिलिएशन प्रॉपरली कर लेना है, सारे एक्सपेंसेस आपने बुक किए हैं कि नहीं। अगर कैश में कुछ एक्सपेंस बुक किए हैं तो उनका आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, तो वहां से आप सारी डिटेल्स निकाल के प्रॉपरली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं, वो चेक करना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है डेप्रिसिएशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक पॉइंट है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली क्यों ले रही हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमारे पास 2 टाइप के रेट्स होते हैं, 2 एक्ट है एक्चुअली। एक तो इनकम टैक्स है और एक है कंपनीज एक्ट। अगर आप कॉर्पोरेट है तो आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉन कॉर्पोरेट है मतलब इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है या अदर कोई नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको डेप्रिसिएशन के लिए उसमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। कॉर्पोरेट्स में तो कंपनीज एक्ट ही फॉलो करना होता है और उसी रेट से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने होते हैं। लेकिन आप अगर नॉन कॉर्पोरेट हो तो इनकम टैक्स रेट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो कंपनीज एक्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बेस पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसमें डिफरेंसेस आने के चांसेस है, राइट। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही डेप्रिसिएशन शो करना होता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो टैक्सेबल वैल्यू आती है वो भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही आती है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उसके बेस पे ही आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा और उसके बेस पे ही आपका टैक्स पे होगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा रेट अप्लाई कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हुए ही आपके डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करें तब उसमें कोई डिफरेंसेस ना हो और आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट शो हो रहा हो वही आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भी फाइनल प्रॉफिट शो हो और उस पर ही आपको टैक्स पे करना पड़े। वरना फिर डिफर्ड टैक्स की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अगर डिफरेंस आता है तो। इसलिए कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को जब वो आईटीआर फाइल करते हैं तब डिफर्ड टैक्स का एक पॉइंट उनको इंक्लूड करना पड़ता है। अब डिफर्ड टैक्स क्या है? डिफर्ड टैक्स मतलब जो प्रॉफिट आप शो कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है, तभी ये डिफर्ड टैक्स की सिचुएशन आती है। तो उसका मेन रीजन तो डेप्रिसिएशन ही होते हैं। और भी रीजन है डिफर्ड टैक्स के लिए, मैं अलग से एक आपको वीडियो बना के अपनी चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ। उसके लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई नया वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हो। क्योंकि अगर मैं डिफर्ड टैक्स अभी एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। हाँ, और मैं डेप्रिसिएशन का और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बता देती हूँ। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है कि अगर हमने कोई असेट 180 डेज से ज्यादा यूज की है
पूरे साल में, तो हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है, जितने टाइम के लिए हमने यूज किया है उतने टाइम का ही डेप्रिसिएशन हम उसको चार्ज करते हैं, प्लस रेट में भी डिफरेंस होता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेप्रिसिएशन रेट्स में कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स में डिफरेंसेस क्यों आते हैं। ठीक है, तो ये समझ के लीजिए, और अकॉर्डिंगली आपको डिफर्ड टैक्स की भी चीजें देखनी है जब फाइनलाइजेशन करते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो, मतलब एनपी रेशियो। इसमें भी आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखना है, आप कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं ये चेक करना है, और आपके पास्ट ईयर के साथ भी आपको कंपेयर करना है और चेक करना है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। 2-3% का ऊपर नीचे होगा दैट इज ओके, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो आप चेक कीजिए क्या रीजन है और अकॉर्डिंगली उसको करेक्शन करवाइए। हम आ रहे हैं अभी बैलेंस शीट के पॉइंट पे, राइट। अब तक हम थे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे। आउट ऑफ 16 11 पॉइंट्स मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ही दिखाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली डिजाइन हुआ हो, प्रॉपरली उसमें सारे अकाउंट्स या अमाउंट्स मेंशन हुए हो और प्रॉपर उसका कैलकुलेशन हुआ हो प्रॉफिट का, राइट। ओके, नेक्स्ट है अपना बैंक बैलेंस, मतलब हम बैलेंस शीट में आ रहे हैं अभी। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, आपने सारे अकाउंट्स शो किए हैं कि नहीं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर अकाउंट्स। और आप अपने क्लाइंट को भी स्पेसिफाई कीजिए कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका अलग से बिजनेस अकाउंट ओपन करवाइए, करंट अकाउंट ओपन करवाइए, और बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आप उसी के थ्रू कीजिए। आपके सेविंग अकाउंट में आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन मिक्स ना करें या वाइस वर्सा, क्योंकि जब हम फाइनलाइजेशन जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसकी एंट्रीज करते हैं तो 5-5, 10-10 रुपए की इतनी सारी एंट्री सेविंग अकाउंट की होती है कि हम पागल हो जाते हैं, राइट। तो ये नहीं हो, उसके लिए जब आपका क्लाइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओनली ही आपके क्लाइंट्स को रिमाइंड करवाइए आप, या फिर कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो उसको उसी दिन से रिमाइंड करवाइए कि आपके बिजनेस अकाउंट में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रखिए, पर्सनल और बिजनेस को मिक्स ना करें, ठीक है। और सारे अकाउंट्स की एंट्री आप शो करें और प्रॉपर उसका बैंक बैलेंस चेक कर ले, क्लोजिंग बैलेंस आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं, राइट। फिर है नेक्स्ट अपना ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम नया ईयर स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस है उसका ओपनिंग बैलेंस तो होना चाहिए। अगर आपका कोई ओल्ड क्लाइंट है जिसका आप कंटिन्यूसली अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जब नया ईयर स्टार्ट करेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस अपने आप मिल जाता है। लेकिन कभी नया क्लाइंट आया या फिर आपने सॉफ्टवेयर चेंज किया है तो ऐसे केस में आपको ओपनिंग बैलेंसेस मैन्युअली डालने पड़ते हैं, राइट। तो ऐसे केस में आपको चेक करना है कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली डाले हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस करेक्ट नहीं होंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है और वहां पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब जरूर ओपनिंग बैलेंसेस भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपको टैक्स एप्लीकेबल आता है, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपको टैक्स पे करना है, तो आपको टैक्स भी बताना है कि कितना टैक्स आपको पे करना है और उसका प्रोविजन करके रखना है कि इतना टैक्स पेएबल है। और अगर आपकी 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी थी तो आपने मार्च में ही उसका एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा, तो वो भी आपको उसके सामने एडजस्टमेंट एंट्री शो करनी है, कितना आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है और अभी कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना आपको बाकी है। तो ये सारे प्रोविजंस भी आपको करके रखने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में व्हाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर स्क्रूटिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम फाइनलाइजेशन करते हैं। लेजर स्क्रूटिनी में अभी फिलहाल मैं आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का एग्जांपल दे रही हूँ, जहां पे अगर आप डेटर्स को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग टेली में एक बार देख लेते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी डेटर्स की लिस्ट है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो सेटल नहीं हुए, यहाँ पे किसी का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, किसी का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अगर ये सबसे पहले मैं देखूँ तो उसका सिर्फ 10 रुपए का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी का 10 रुपीज का डेबिट बैलेंस हो, राइट। तो मैं चेक कर लेती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैंने इस पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट मैंने जितना इनवॉइस इशू किया है उसके सामने मैंने जितना पेमेंट रिसीव किया है वो सिर्फ 10 रुपीज से कम है, राइट। तो उसकी वजह से 10 रुपीज का तो मैं इसको राइट ऑफ कर सकती हूँ, तो मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। मैं इस 10 रुपीज को राइट ऑफ कर दूंगी ताकि मुझे इसका बैलेंस इसमें शो ना हो। अभी इसका क्रेडिट रिसीव 50,000 रुपीज का मुझे दिख रहा है यहाँ पे एडवांस रिसीव। वो जो मैंने एडवांस रिसीव कर लिया था 50,000 का वो सितंबर में, तो क्या मार्च तक मैंने अभी तक उसको कोई भी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई नहीं किए थे, उसका कोई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ था, वो मुझे चेक करना है और अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे उसको इफेक्ट देनी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी अगर मैं बहुत एक अमाउंट देख रही हूँ 1,000 का, तो आप देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब पूरे साल में अब तक इससे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों रिसीव नहीं हुआ है, या फिर कैश में रिसीव कर लिया, क्योंकि छोटा अमाउंट है तो पॉसिबल है कि कैश में रिसीव हो गया होगा। तो ये सारी चीजें आपको सारे डेटर्स की देखनी है। किसी लेजर में आपको 1-on-1 ट्रांजेक्शन देखने होते हैं कि आपने इतना इशू किया था इनवॉइस और सामने इतना अमाउंट आया, तो अभी इसका कितना बैलेंस है, कितने टाइम से ड्यू है, इतने टाइम का एग्रीमेंट हुआ था, ड्यू हो गया है, पेमेंट
नहीं आया है तो अभी उस पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा, उनको रिमाइंडर देना एंड सो। और कभी कभी आप चाहो तो अपनी पार्टी से भी लेजर कंफर्मेशन ले सकते हैं। एक पार्टी का नाम है एरोजन इक्विपमेंट्स। तो अगर मुझे कंफर्म करना है कि ये मैंने करेक्ट एंट्रीज हुई है या कोई पेमेंट मिसिंग है कि नहीं, ये इनवॉइस मिसिंग हुआ है, तो इस पार्टी से मेरा लेजर मांग सकती हूँ और फिर मैं उसको वेरीफाई कर सकती हूँ। क्लाइंट का जब हम ऑडिट करते हैं तब हमें ये सारी चीजें पार्टी से कंफर्मेशन लेके चेक करनी होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे कि और एक मैं अमाउंट बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है 3,31,000 का। तो उसका क्या रीजन है आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो रहे हैं लेकिन कोई बिल इश्यू नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, क्रेडिट में पेमेंट और रिसीव हो चुके हैं लेकिन डेबिट में आप देख रहे हैं इतने बिल्स इश्यू नहीं हुए हैं। तो उसका क्या रीजन है, मतलब कि कोई बिल की एंट्री पास करनी बाकी है या कोई और भी रीजन हो सकते हैं। तो आप चेक कीजिए और अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट कीजिए और सारे लेजर बैलेंसेस को क्लियर कीजिए किस तरह से हो सकते हैं और करेक्ट लेजर बैलेंस डेटर्स के आप शो कीजिए। उसी तरह से क्रेडिटर्स में भी आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे क्रेडिटर्स के बैलेंसेस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कुछ क्रेडिटर्स के तो मुझे डेबिट बैलेंस भी दिख रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है वो मुझे चेक करना है। उसका मतलब क्या है कि बहुत टाइम से मैंने मेरा पेमेंट पेंडिंग है। तो अभी तो आपको पता है कि एमएसएमई रूल एप्लीकेबल है, 45 डेज वाला रूल। तो आपको ये चेक करना है कि ये पार्टी एमएसएमई में है कि नहीं है। अगर है तो आपको उसका पेमेंट अभी के अभी इमीडिएटली करना है विद इंटरेस्ट, राइट। तो ये सारी चीजें प्लस जीएसटी के भी आपको रूल पता है 180 डेज वाला रूल। अगर आप किसी अपनी पार्टी को 180 डेज में पेमेंट नहीं करते अपने सप्लायर्स को तो आपने जो जीएसटी का आईटीसी क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होता है और फिर आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उसको पेमेंट कर देते हो, राइट। तो ये आपको चेक करना है कि ऐसी कितनी पार्टी से जिसका पेमेंट इतने टाइम से पेंडिंग है, 180 डेज और 45 डेज वाला रूल आपको चेक करना है। लेजर स्क्रूटिनी डेटर्स और क्रेडिटर्स की, और ऐसे भी बहुत सारे लेजर्स हो सकते हैं जिसकी आप प्रॉपर स्क्रूटिनी कर सकते हैं और उसका प्रॉपर बैलेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक था पॉइंट लेजर स्क्रूटिनी का। ओके, फाइनलाइजेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। आप लेजर स्क्रूटिनी कर लेते, सारी चीजें आपने चेक कर ली है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस जनरेट होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ऑटो जनरेट हो जाता है ट्रायल बैलेंस उसमें, और ट्रायल बैलेंस से फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट है तो फिर आपको कैश फ्लो भी किसी किसी केस में एप्लीकेबल हो सकता है, राइट। और नोट्स टू अकाउंट्स भी कॉर्पोरेट्स के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए तो शेड्यूल 3 पहले से ही सेट हुआ है। अगर लेकिन आप नॉन कॉर्पोरेट है तो फिर भी आपके लिए आईसीएआई ने फॉर्मेट प्रोवाइड की हुई है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स ट्रायल बैलेंस से लिखनी होती है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जो भी डिटेल्स आपके प्रॉपर शेड्यूल में आपको उसमें बाइफरकेट करनी पड़ती है, ठीक है। सो ऐसे नॉन कॉर्पोरेट केस में आप आईसीएआई का वो फॉर्मेट लेके अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपका अकाउंट फाइनलाइजेशन का काम कुछ दिनों का काम नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है और आपको इन चीजों के लिए हमेशा केयरफुल होना चाहिए। बार बार ये चीजें बीच बीच में चेक करती रहनी चाहिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से अपने अकाउंट फाइनलाइज कर सके या फिर अकाउंट फाइनलाइजेशन के टाइम इन चीजों का ध्यान रख सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।